आज भागीदारी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, आज भागीदारी पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की संस्तुति पर भागीदारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 5वीं लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें से आज 9 लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से सबसे पहले क्रम में संघप्रिय गौतम हैं, जिनको अकबरपुर कानपुर की जो लोकसभा है, अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी को प्रयागराज से घोषित किया गया। रामधारी प्रजापति जी को अंबेडकर नगर से, इरफानुल्लाह को बस्ती से, शिवशंकर प्रजापति जी को गोरखपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन से घोषित किया गया। श्याम बिहारी फौजी जी को कुशीनगर से, योगेश कुमार प्रजापति जी को भदोही से और श्रीमती राधिका पटेल को मिर्ज़ापुर से और वीरेंद्र प्रजापति जी को बिजनौर से, ये 9 लोकसभा प्रत्याशियों की आज 5वीं सूची जारी किए हैं। भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में निरंतर लोकसभा प्रत्याशियों की सूची चुनाव के 6 महीने पहले इसलिए जारी की जा रही है। इसके पहले हम लोगों ने जब प्रथम सूची जारी किया था, उस समय चुनाव में लगभग कम से कम 1.5 वर्ष का समय था। हमारे प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाकर पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की नीतियों को मतदाताओं को बताने का काम कर रहे हैं। मतदाताओं की जो समस्या है, जिससे वो पीड़ित हैं, या जो गांव में जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हमारे प्रत्याशी सुनते हैं और उनके निवारण के लिए जितना हो सकता है प्रयास करते हैं। वो चाहे प्रशासन स्तर पर हो, चाहे उस क्षेत्र स्तर पर हो, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, चक्रोट, उत्पीड़न, तो इन तमाम समस्याओं को सुनते हुए हमारे प्रत्याशी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी की रीढ़ उसके संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, और कोई भी पार्टी सत्ता में तभी आती है जब उसके कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य करते हैं। इसलिए भागीदारी पार्टी के एक एक नौजवान सिपाही इस समय संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। हमारे बगल में ही देखिए भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी बैठे हैं। जब पहली सूची जारी की गई थी, उसी समय इनके नाम की घोषणा की गई थी। फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं ये, और निरंतर पब्लिक के बीच में रहते हैं, निरंतर आए दिन गाँव में चौपाल लगाते हैं, लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। हमारी पार्टी की नीतियाँ क्या है, सिद्धांत क्या है, हम किन किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हम उसको बताने का कार्य करते हैं। हमारी लड़ाई क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे हम पब्लिक के बीच में लेकर जाते हैं। इस समय लेटेस्ट एक मुद्दा चल रहा है, देखा है आप लोगों ने, महिला आरक्षण बिल। बिल्कुल सही आपने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल ले आई। 33% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। भागीदारी पार्टी पिछले 10 साल से महिलाओं के आरक्षण को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी जो लड़ाई महिलाओं के हित के लिए लड़ रही है कि भाई यदि महिलाओं की आबादी 50% है, जितनी आबादी पुरुषों की है उतनी ही आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का आरक्षण भी 50% होना चाहिए, वो भी सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई थी। लेकिन चलो देर से ही सही, लेकिन सरकार ने जो 33% आरक्षण दिया, भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही इस आरक्षण बिल से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि यदि महिलाओं की आधी आबादी है
तो भाई उनको आरक्षण 50% देने में क्या हर्ज है। और सरकार ने जो आरक्षण दिया तो कह रहे हैं कि भाई जब तक हम परिसीमन नहीं करा लेंगे तब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी इसकी कोई समयावधि नहीं है कि 2026 में लागू करेंगे कि 27 में कि 29 में कि 33 में कि 36 में, ये कोई नहीं जानता है। जो हमारी नज़र कहती है, जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, मोदी जी ये जो हमारी साइलेंट वोट जिसको कहा जाता है महिलाओं की, इस पर डाका डाल रहे हैं। उनकी वोट को लेने के लिए ये एक प्रोपोगंडा बनाया गया है। हम कहते हैं भाई अगर आप लाभ देना चाहते हैं तो इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए। भाई राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा से पास कराया, राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, अनुमोदित हो जाएगा। आप इसको जो है तत्काल लागू करिए ताकि उसका फ़ायदा महिलाओं को मिल सके। लेकिन 24 में ये केवल वोट लेने के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल जो पास किया गया है, ये महिलाओं को लुभाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर 33% इन्होंने आरक्षण दिया तो या तो उसकी क्राइटेरिया आप बना कर देते हैं कि महिलाओं में जो फॉरवर्ड हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसकी क्राइटेरिया बनाकर अगर ये लागू करते तो मेरे नज़रिए से बड़ा अच्छा रहता। 27% ओबीसी का आरक्षण 89 में दिया गया मंडल कमीशन द्वारा। आप उठाकर देख लीजिए, 27% ओबीसी का आरक्षण का फ़ायदा कुछ ही जातियां ले जा रही हैं, कुछ गिनी चुनी जातियां। जो बैकवर्ड की जो दबंग जातियां हैं, 3-4 जातियां उसका फ़ायदा ले जा रही हैं, 6 जातियां। 22.5% SC/ST के आरक्षण में 3-4 जातियां उसका फ़ायदा ले जा रही हैं। बाकी जो उपेक्षित जातियां हैं उनको फ़ायदा कहाँ मिल रहा है। वही स्थिति इस बिल में भी लागू होगी। 33% तो आरक्षण दे दिया गया। अगर मान लो भविष्य में कभी लागू किया गया, मोदी सरकार तो लागू नहीं कर रही अभी ना, अगर भविष्य में कभी लागू किया गया तो इसमें जो दबंग जातियां हैं, वो चाहे फॉरवर्ड की हों चाहे बैकवर्ड की हों, वही इसका फ़ायदा ले जाएंगी। बाकी जो अति पिछड़े, अति दलित हैं, नट, मुसहर, कुंजड़ा, डोम, धइकार, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फ़ायदा मिलेगा। जब 27% ओबीसी के आरक्षण में फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो इनको कैसे मिल सकता है। आप बताइए, 27% ओबीसी का आरक्षण दिया गया। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, चले जाइए, आप वहाँ देखो पिछड़ी जाति के कितने जज हैं। आप यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, वहाँ देखिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर कितने पिछड़ी जाति के हैं। तो क्या हम लोग केवल वोट देने के लिए बने हुए हैं? यानी इसका फ़ायदा पिछड़ी जाति को नहीं मिला। अब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूँ। जब आप पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी जाति के हिस्से की बात क्यों नहीं करते हैं? कहने को तो कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूँ, लेकिन पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी देने की बात नहीं करते हैं। आप बताइए, भारत सरकार की 90 सेक्रेटरी हैं और 27% आरक्षण को देखा जाए तो उसमें मात्र 3 ही सेक्रेटरी ऐसे हैं जो देश के बजट को पास करते हैं, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा। 90 में से 3 यानी 5% मात्र। और आरक्षण कितना है? 27%। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है? खुद कहते हो मैं पिछड़ी जाति का हूँ। आप बताओ, अगर ये पिछड़ी जाति के हैं, सामान्य जाति के लोगों को 10% अलग से आरक्षण दिया गया, क्या फॉरवर्ड जातियों ने कभी लड़ाई लड़ा कि हमको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए? कहीं आंदोलन हुआ? कहीं आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन उनको 10% अलग से आरक्षण दिया गया, EWS, और उस पर एक बैरियर रखा गया कि 8 लाख रुपया एनुअल यानी सालाना कमाने वाला फॉरवर्ड जाति का व्यक्ति गरीब है। 8 लाख का मतलब कितना हुआ? 8 लाख का मतलब हुआ कि 12×72 यानी 66,000 रुपया जो महीने कमाएगा वो फॉरवर्ड गरीब है। लेकिन जो 35,000 रुपया, 33,000, 30,000, 25,000 रुपया महीना पिछड़ा दलित कमाएगा तो वो अमीर है। अगर आबादी पिछड़ों की 54% है तो 27% आरक्षण को बढ़ाकर 54% क्यों नहीं करते हो? आप पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हो?
आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, देश की जितनी एजेंसियां हैं, जितने संवैधानिक सरकारी सेवाएं हैं, आप देखिए पिछड़ी जाति की क्या हिस्सेदारी है। आप किसी भी हाई कोर्ट में चले जाइए, किसी भी बेंच में चले जाइए, वहाँ देखिए पिछड़ी जाति के कितने जज आपको मिलते हैं, इक्का दुक्का मिलते हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी 75 ज़िले हैं, किसी भी थाने को, किसी भी ज़िले में किसी भी थाने को उठा कर देख लो आपको पिछड़ी जाति के, हमको लगता है सच्चो गिने चुने कहीं दिखाई देंगे। तो जब उनको 27% ओबीसी के आरक्षण का फ़ायदा सरकार खुद ही नहीं दे रही है, पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे उम्मीद लगा लें कि जो 33% महिलाओं को ये जो आरक्षण ये देने की बात की गई, जो इन्होंने इसे राज्यसभा लोकसभा से पास किया, क्या और लोगों को मिल पाएगा? ये केवल वोट लेने का एक कार्ड मोदी जी ने खेला है। याद होगा आप लोगों को 2002 में माननीय मुलायम सिंह यादव को जब लगा कि मेरी सरकार लगता है प्रदेश में अब नहीं बनेगी, तो उन्होंने 17 अति पिछड़ी जाति पर कार्ड खेला। उन्होंने कहा 17 अति पिछड़ी जाति को हम 80 में शामिल करेंगे, और वो कार्ड आज तक चला आ रहा है और वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए।